वेलकम बैक स्टूडेंट। आज अपन बात करने जा रहे हैं जीएसटी के अंदर जो स्टैट्यूटरी अपडेट आए हैं उनकी। तो मैंने आपको लास्ट लेक्चर्स के अंदर चैप्टर 1, चैप्टर 2 और चैप्टर 3 जीएसटी के जो स्टैट्यूटरी अपडेट थे वो आपके डिस्कस कर लिए थे। आज अपन जो एग्जामिशंस का चैप्टर है, जो आपका जो एग्जामिशंस का चैप्टर है, उसके अंदर भी कुछ छोटे छोटे से स्टैट्यूटरी अपडेट आए हैं, उनको यहाँ पर आपके डिस्कस करने जाएंगे। कुछ तो उन्होंने सर्विसेज में अमेंडमेंट डाले हैं, कुछ नई सर्विसेज इंक्लूड किए हैं और काफी सर्विसेज जो आपके एग्जामिशंस के दायरे में थी उनको हटा दिए गए। काफी सर्विसेज को उन्होंने एग्जामिशंस के दायरे में थी उनको हटाकर यहां पर रख दिया गया। तो आज अपन एग्जामिशंस वाला चैप्टर जो चैप्टर नंबर 4 है उसको यहां पर आपके स्टैट्यूटरी अपडेट के साथ डिस्कस करने जा रहे हैं। तो मेनली अपन बात करने जा रहे हैं कि जो भी ये सर्विसेज हैं गवर्नमेंट की, इनमें इन्होंने एक अच्छा स्टैट्यूटरी अपडेट दिया है। जैसे अपन बात करते हैं सर्विस बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी और लोकल अथॉरिटी। लोकल अथॉरिटी एक्सक्लूडिंग छोड़ना है द फॉलोइंग सर्विसेज। तो सर्विस बाय द डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट की सर्विसेज कुछ ही उन्होंने एग्जम्प्ट किए हैं, बाकी की सारी अब उन्होंने टैक्सेबल कर दी गई। तो यहाँ पे जो आती थी पहले बाय वे ऑफ स्पीड पोस्ट, एक्सप्रेस पोस्ट, पार्सल पोस्ट, लाइफ इंश्योरेंस, एजेंसी सर्विस, सभी अब उन्होंने टैक्सेबल कर दी गई। अब वो सारी की सारी आपके टैक्सेबल कर दी गई हैं। तो ये मैंने आपको देखो डायग्रामेटिक भी समझाया था, आप देखोगे डायग्राम में मैंने आपको समझाया था सर्विस बाय द डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट। तो डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट की केवल ये 4 सर्विसेज को छोड़कर बाकी की सारी सर्विसेज उन्होंने क्या कर दी है, टैक्सेबल कर दी गई। 4 सर्विसेज को छोड़कर बाकी की 4 सर्विसेज वो सारी की सारी टैक्सेबल कर दी, जिसमें बुक पोस्ट है, इनलैंड पोस्ट है, पोस्ट कार्ड है और ऑर्डिनरी पोस्ट है। ऑर्डिनरी पोस्ट है एनवलप्स वेट लेस देन 10 ग्राम। अब चाहे रिसिपेंट कोई भी हो, इसमें उनका सबके लिए एग्जाम्प्ट है। पहले तो क्या कहता है गवर्नमेंट के लिए एग्जाम्प्ट होती थी, अब उनका रिसिपेंट कोई भी हो, ये 4 सर्विस तो सभी के लिए एग्जाम्प्ट है, इररेस्पेक्टिव ऑफ द रिसिपेंट, सभी के लिए एग्जाम्प्ट होने की बात करता है। लेकिन मैं बात करता हूं अदर सर्विसेज, जैसे आपके ट्रांसफर ऑफ मनी थॉट मनी ऑर्डर टैक्सेबल होगी, ये सब टैक्सेबल है। ऑपरेशन ऑफ द सेविंग अकाउंट, इश्यू ऑफ द पोस्टल ऑर्डर, स्पीड पोस्ट, एक्सप्रेस पोस्ट, लाइफ इंश्योरेंस और एजेंसी सर्विस, सारी सर्विसेज आपके टैक्सेबल होने की बात बताते हैं। सारी सर्विसेज आपके टैक्सेबल रहेंगी। इसके अलावा जैसे अपन बात करें सर्विस इन रिलेशन टू एन एयरक्राफ्ट, पहले भी थी, और एन वेसल इनसाइड और आउटसाइड द प्रेसिडेंट ऑफ द पोर्ट और एन एयरपोर्ट। तो एयरपोर्ट और या फिर एयरपोर्ट की सीमा के अंदर दी जा रही है आपके एयरक्राफ्ट की और वेसल की सर्विस, तो सारी की सारी क्या रहेंगी एग्जाम, ये पहले भी थी, ये इसमें स्टैट्यूटरी अपडेट आया है। ऐसे में इनका ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स और पैसेंजर, और इसमें कहा गया डी एनी सर्विस अदर देन सर्विस कवर्ड अंडर द एंट्री ए टू सी, ये ए टू सी की बात कर रहे हैं, प्रोवाइडेड टू द बिजनेस एंटिटी। तो ये अपन आप पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, तो वही आपके इसमें बताते हैं। जैसे ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स और सर्विसेज, जैसे अपन बात करते हैं रेलवे से अपन जर्नी करते हैं तो फर्स्ट क्लास और एसी केस पे तो जीएसटी लगता है, लेकिन जो मेनका स्लीपर कोच है सेकंड क्लास, उस पर जीएसटी नहीं लगता है। इसके आगे डियर अपन बात करते हैं, आगे गवर्नमेंट के लिए अपन बात करें, थोड़ा जूम कर लेता हूं आपके लिए। सर्विस बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, सर्विस प्रोवाइडेड बाय, कौन प्रोवाइड कर रहा है, प्रोवाइडेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी, यूनियन टेरिटरी और लोकल अथॉरिटी। टू किसको दे रहा है, बिजनेस एंटिटी विद इन एन एग्रीड टर्नओवर अप टू सच अमाउंट इन द प्रेसिडिंग फाइनेंशियल ईयर एज मेक इट एलिजिबल एग्जामिशंस फ्रॉम द रजिस्ट्रेशन अंडर। यानी आपको मैंने एग्जामिशंस की लिमिट बताई थी, एग्जामिशन के लिए 10 लाख, 20 लाख और 40 लाख। तो बिजनेस एंटिटी का टर्नओवर इससे कम है तो उनको यदि आपकी गवर्नमेंट देती तो वहां रिवर्स चार्ज में, मैंने कहा कि यदि बिजनेस एंटिटी रजिस्टर्ड है और टैक्सेबल टेरिटरी में है तो वो बिजनेस एंटिटी रिवर्स चार्ज में टैक्स पे करेगी। चैप्टर नंबर 3 में पढ़ाया था, लेकिन बिजनेस एंटिटी का प्रेसिडिंग फाइनेंशियल का टर्नओवर, अभी क्या नहीं, प्रेसिडिंग फाइनेंशियल का टर्नओवर, ये कब देखना है, प्रेसिडिंग फाइनेंशियल ईयर का टर्नओवर, यदि आपके इस लिमिट में है, विद इन द लिमिट है, तो ऐसे केस में वो अनरजिस्टर्ड हो गई एंटिटी। जो बिजनेस एंटिटी है, एक तरह से बिजनेस एंटिटी जो कि क्या है, अनरजिस्टर्ड है, तो उनका प्रेसिडिंग फाइनेंशियल का टर्नओवर इस लिमिट में आ रहा है, दिस टर्नओवर
10 लाख, 20 लाख, 40 लाख जो भी आपके रजिस्ट्रेशन के लिए रिक्वायरमेंट थी, तो वो रजिस्टर्ड नहीं है, तो उनके लिए एग्जम्पशंस रहेगी, अभी भी इसमें चीज बताता है। लेकिन मैंने कहा कि डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट उसकी केवल 4 सर्विसेज रहेंगी, बाकी की सारी सर्विसेज उन्होंने टैक्सेबल कर दी गई। ऐसे ही इन रिलेशन टू एन एयरक्राफ्ट और वेसल इनसाइड और आउटसाइड ऑफ द प्रिसन ऑफ द पोर्ट और एयरपोर्ट, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स और पैसेंजर और सर्विस बाय वे ऑफ द रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए इस केस में आपको बताता है कि मैंने बताया कि अब कोई भी रजिस्टर्ड पर्सन है वो यदि गवर्नमेंट से इमूवेबल प्रॉपर्टी लेता है तो जीएसटी से रिवर्स चार्ज में जमा कराना होगा। तो इसमें आपके आरसी में लगता था, इसमें भी, और जो भी रजिस्टर्ड पर्सन है, एनी रजिस्टर्ड पर्सन, रजिस्टर्ड पर्सन नहीं है तो एग्जम्प्ट है, और रजिस्टर्ड पर्सन है तो रिवर्स चार्ज में रजिस्टर्ड पर्सन को टैक्स देना होता था। याद है मैंने करा रखा था आपको। ऐसे अपन बात करते हैं सर्विस प्रोवाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी और लोकल अथॉरिटी टू अनदर सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी और लोकल अथॉरिटी। यानी गवर्नमेंट को सर्विस दे रही है, तो मैंने कहा पहले भी एग्जम्प्ट है, अभी भी एग्जम्प्ट है। कहां स्टेचुरी ऑफ आया, ये वाला पॉइंट, वो पूरा पूरा यही आपके डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, इसमें बाय वे ऑफ स्पीड पोस्ट, एक्सप्रेस पोस्ट, पार्सल पोस्ट, लाइफ इंश्योरेंस, एजेंसी सर्विस प्रोवाइडेड टू ए पर्सन अदर देन द सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरीज के अंदर स्टेचुरी पूरी जगह दिया है गवर्नमेंट वाले में। इन रिलेशन टू एन एयरक्राफ्ट वेसल इनसाइड और आउटसाइड द प्रिसन ऑफ द पोर्ट और एयरपोर्ट और ट्रांसपोर्टेशन गुड्स और पैसेंजर। तो ये सारे के सारे पॉइंट वही हैं, बस यहाँ स्टेचुरी चेंजेज आपके दिखाई दे रहा है। तो मैंने हाथ से लिख के उधर करवा दिया था कि पोस्ट की अब केवल 4, पोस्ट ऑफिस की 4 ही सर्विसेज एग्जम्प्ट है, बाकी के सब टैक्सेबल है सभी के लिए। इस तरह से अपन बात करते हैं। अगेन अपन बात करते हैं सर्विस प्रोवाइडेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी और लोकल अथॉरिटी। ये मैं आपको करवा चुका हूं। वेयर द कंसिडरेशन फॉर सच सर्विस डज नॉट एक्सीडिंग 5000, तो कंसिडरेशन है वो 5000 से ज्यादा नहीं है। Where consideration for such service does not exceeding rupees 5000 to be exempt है। Nothing contained in entry shall apply to जैसे अपन का डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, केवल 4 ही लगी उसकी, बाकी की सारी ये स्टेचुरी अपडेट में डाल दिया, हटा दी है, सब टैक्सेबल हो गई है। और फिर वही आपके एयरक्राफ्ट और वेसल्स के लिए बात बता रहा है, ट्रांसपोर्टेशन बता रहा है, तो ये चीज इस केस में बता रहा है। फॉर इन केस वेयर कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ सर्विस is provided by the central government, state government, union territory or local authority, the exemption shall apply only where the consideration charge for such service does not exceeding 5000 in a financial year। और यदि कंटिन्यूस सप्लाई प्रोवाइड की जा रही है तो कंसिडरेशन का अमाउंट पूरे साल भर का मिलाकर 5000 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। कंटिन्यूस सप्लाई दे रही है, लगातार सर्विस दे रही है गवर्नमेंट, तो पूरे साल भर के अंदर ये वैल्यू मिलाकर किससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए, 5000 से ज्यादा की वैल्यू नहीं होनी चाहिए। ये चीज इस केस में आपके बताता है, 5000 से ज्यादा की वैल्यू इसमें नहीं होनी चाहिए। आगे देखते हैं, यहां पर अपन आगे लेते हैं रेंटिंग ऑफ डिवेलपिंग यूनिट की मैं बात करता हूं। स्टेचुरी अपडेट ले लेते हैं। सर्विस बाय द रेंटिंग ऑफ residential developing for use as a residence, except where the resident developing is rented to a registered person। यानी रजिस्टर्ड पर्सन को रेजिडेंशियल डिवेलपिंग रहने का मकान दिया तो रिवर्स चार्ज में वो रजिस्टर्ड पर्सन पे करेगा। केवल एक ही केस था जिसके अंदर वो क्या होना चाहिए, रिसिपेंट अनरजिस्टर्ड पर्सन है तो आपके जीएसटी नहीं लगेगा। यानी सीधी सी बात है, जो आपके रिसिपेंट है इस
unregistered person. तो not liable to pay GST. तो exempt है, तो वो क्या है आपके exempt हो गया। तो ये देखो मैंने आपको करवाया था रेंटिंग ऑफ रेजिडेंशियल डिवेलपिंग यूज फॉर रेजिडेंशियल पर्पस है। तो यदि रिसिपेंट रजिस्टर्ड पर्सन है, वेदर रिसिपेंट इज रजिस्टर्ड तो टैक्सेबल होगा आरसीएम, लेकिन रिसिपेंट अनरजिस्टर्ड है तो एग्जम्प्ट है ये रहा। और कॉमर्शियल पर्पस पे दिया तो एग्जम्पशन नहीं मिलेगी। यदि रिसिपेंट रजिस्टर्ड है तो आरसीएम लगेगा, और रिसिपेंट रजिस्टर्ड नहीं है तो फॉरवर्ड चार्ज लग जाएगा। तो ये मैं आपको लास्ट लेक्चर में इसको भी मैंने अच्छे से आपको करा दिया, तो बहुत अच्छे से मैंने आपको करा दिया था। आपको याद होगा कि यदि रिसिपेंट रेजिडेंशियल डेवलपिंग यूनिट में रिसिपेंट यदि अनरजिस्टर्ड है ना तो एग्जम्पशन है, अदरवाइज एग्जम्पशन नहीं मिलेगा। ये चीज इस केस में बताता है। फिर मैंने आपको कहा था कि एयरक्राफ्ट यदि कुछ पर्टिकुलर स्टेट हैं जैसे असम वगैरह है, बागडोरा है, लोकेटेड इन वेस्ट बंगाल, तो यदि कोई फ्लाइट वहां से एम्बार्क होती है, टर्मिनेटिंग होती है, तो मैंने कहा जीएसटी नहीं लगेगा। लेकिन अब उन्होंने सिर्फ उनको किसमें अमेंडमेंट डाल दिया गया, यहां पर उन्होंने अमेंडमेंट डाल दिया गया कि भैया सीधी सी बात है, पहले तो हर फ्लाइट के लिए था, अब सिर्फ इकोनॉमिक क्लास। अब सिर्फ किसके लिए दे दिया, इकोनॉमिक क्लास के लिए स्टेचुटरी अपडेट दे दिया गया कि इकोनॉमिक क्लास को ही एग्जम्पशन मिलेगी। यानी पॉइंट तो वही है, लेकिन ये बेनिफिट किसको मिलने वाला है, इकोनॉमिक क्लास के साथ ये बेनिफिट उन्होंने कंटिन्यू किया गया। यदि वो बिजनेस क्लास है तो जीएसटी उस पर लग जाएगा, बिजनेस क्लास को ये बेनिफिट नहीं मिलने वाला। सिर्फ और सिर्फ किसको बेनिफिट मिलेगा, इकोनॉमिक क्लास को ही ये बेनिफिट आपके देने के लिए बता रहा है। देखो मैं आपको बताता हूं, तो आप ये देखोगे यहां पर स्टेचुटरी अपडेट दिया जो बोल्ड कर रखा है अपन ने। तो पहले मैंने बताया था हर कैटेगरी के थे, अब उन्होंने क्या कर दिया, ओनली एयर इन इकोनॉमिक क्लास। एम्बार्किंग यानी जर्नी कर स्टार्ट करें फ्रॉम द और टर्मिनेटिंग यानी जर्नी एंड हो रही है इन एयरपोर्ट लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा और बागडोरा लोकेटेड इन वेस्ट बंगाल। तो सिर्फ इकोनॉमिक क्लास को एग्जम्पशन है, अब केवल यहां पर इकोनॉमिक क्लास को ही रख दिया है। सी एग्जम्प्ट होगी इस जगह से, जब एयरपोर्ट आपके कहां है, इन जगह पर, तो इकोनॉमिक क्लास ही एग्जम्प्ट होगी। यदि आपकी इकोनॉमिक क्लास नहीं है, बिजनेस क्लास है, तो टैक्स रहेगा। तो एयर इकोनॉमिक क्लास को ही एग्जम्प्ट किया है। अब पहले तो हर कैटेगरी की थी, अब इन्होंने पर्टिकुलर दे दिया गया इकोनॉमिक क्लास। तो इकोनॉमिक क्लास तो एग्जम्प्ट है और बिजनेस क्लास तो टैक्सेबल आपके रहेगा। नॉन एयर कंडीशनर कॉन्ट्रैक्ट carriers other than radio taxi, transportation passenger, excluding tourism, conduct tour, chartered और हारे, ये तो मैं आपको ऑलरेडी करा चुका हूं। स्टेज कैरेज अदर देन आपके एयर कंडीशन स्टेज कैरेज, तो ये चीज आपके बता रहा है। और यदि कोई ई कॉमर्स ऑपरेटर में चला गया तो मैंने कहा फिर तो जीएसटी लगेगा ही लगेगा, एग्जम्पशन नहीं मिलने वाला है। तो ये अपने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो ये तो ज्यादा उसमें है नहीं। यानी आप सप्लाई थॉट ई कॉमर्स आप कर रहे हो तो एग्जम्पशन नहीं मिलेगा। सच सर्विस आर नॉट एग्जम्प्ट फ्रॉम जीएसटी फॉर द टैक्स ऑन सच सर्विस शैल बी पेड बाय ई कॉमर्स ऑपरेटर। यानी आपके कोई भी है, यदि ये सर्विस आपके कौन दे रहा है, ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू जा रही है, तो टैक्सेबल है। तो टैक्सेबल, तो सारी सर्विसेज आपके क्या रहेंगी, टैक्सेबल रहेंगी, उस पर एग्जम्पशन नहीं है। ये मैं आपको ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं, बता भी चुका हूं। मैन आपके इसमें इकोनॉमिक क्लास के फेयर के अंदर चेंजेस को बता रहा है। ठीक है स्टूडेंट, आगे अपन देखते हैं। देखो छोटे छोटे अमेंडमेंट है इनमें। अब देखो यहां पर मैंने कहा था
सर्विस बाय वे ट्रांसपोर्टेशन ऑफ रेलवे और वेसल्स फ्रॉम ए प्लेस इन इंडिया टू अनदर ऑफ द फॉलोइंग गुड्स। तो मैंने कहा यहां चेंजेस क्या किया, रेलवे इक्विपमेंट को हटा दिया एंड मेटेरियल, रेलवे इक्विपमेंट और मेटेरियल पे नहीं अब जीएसटी लगेगा, अब जीएसटी लगेगा नहीं, टैक्सेबल हो गया। तो एग्जामिनेशन की लिस्ट में बाकी की सारी चीजें हैं, जैसे रिलीफ ऑफ मेटेरियल मीन विक्टिम नेचुरल मैन मेड डिसेस्टर क्लेमिटीज एंड एक्सीडेंट और मिसहैप। तो उससे रेलवे से वैसे से मैंने कहा सामान पहुंचा रहे हो, जीटीए से भी पहुंचा रहे हो तो भी एग्जम्प्ट है। लेकिन एक यहां पर ये जो पॉइंट था ना रेलवे वाला, तो ये एग्जम्प्ट था, लेकिन अब इस पे भी जीएसटी लगेगा। डिफेंस एंड मिलिट्री इक्विपमेंट आपके एग्जम्प्ट है आज भी। न्यूज़पेपर मैगजीन रजिस्टर्ड विद इन द रजिस्टर ऑफ द न्यूज़पेपर। एग्रीकल्चर प्रोड्यूस एग्जम्प्ट अभी भी है, मिल्क है, साल्ट है, फूड ग्रेन है इंक्लूडिंग फ्लोर पल्स एंड राइस है, और ऑर्गेनिक मैन्योर, ये सब एग्जम्प्ट है। बस ये टैक्सेबल हो गई, ये अब आपके टैक्सेबल हो गई है। तो बाकी की तो एग्जामिनेशन एज इट इज है, बाकी के ये अमाउंट आपके टैक्सेबल होने की बात बता रहा है, तो ये अब आपके टैक्सेबल हो गई है। इसके बाद आगे स्टूडेंट अपन लेते हैं, तो छोटे छोटे इन्होंने अमेंडमेंट किए हैं। अब ट्रांसपोर्टेशन बाय जीटीए, जीटीए में से उन्होंने क्या किया, जो आपकी लिमिट थी ना, आपको याद करने में दिक्कत आती थी, वो लिमिट हटा दी। जो लिमिट थी ना 750 रुपए 1500 रुपए की, वो एग्जामिशन वाली लिमिट को बाहर कर दिया। आप जीटीए के सर्विसेज में वो आपको याद करने में दिक्कत आती थी, तो इंस्टीट्यूट ने कहा चलो हटा देते, तो ये लिमिट को उन्होंने यहां से हटा दिया है। बाकी का क्राइटेरिया वही है जो अपन ने मैंने कहा, रेलवे का हो, वेसल का हो, चाहे जीटीए का हो, सिमिलर आपके क्राइटेरिया दे रखा है। तो जो लिमिट थी उसको उन्होंने हटाकर फिर अपने बात की गई है। तो सर्विस बाय गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी, यानी ये जीटीए है, ट्रक वाला। एग्रीकल्चर प्रोड्यूस वहां पे भी था, और ये 1500 वाली लिमिट हट गई है, 7500 है, तो ये लिमिट अब कैसा भी हो टैक्सेबिलिटी रहेगी। मिल्क और फूड ग्रेन इंक्लूडिंग फ्लोर पल्स एंड राइस वहां पे भी था, ऑर्गेनिक मैन्योर वहां पे भी था। न्यूज़पेपर मैगजीन रजिस्टर्ड विथ द रजिस्टर ऑफ न्यूज़पेपर। रिलीफ मटेरियल मीन मेड विक्टिम नेचुरल और मैन मेड डिसेस्टर, और ये आपके आ रहा है डिफेंस और मिलिट्री इक्विपमेंट। तो मैं कुल मिलाकर बात कर दूं, अब दोनों के लिए सेम हो गया, रेल के लिए, वेसल के लिए और जीटीए के लिए, तीनों के लिए अब आप एक ही पढ़ सकते हो। ये ध्यान रखना कि ये जो लिमिट पढ़ाई थी मैंने 7750 और 1500 की हट गई, तो अब दोनों तीनों के लिए कॉमन चीज आ गई है। रेलवे वाला वहां से हटा दिया है इक्विपमेंट जो यहां पे नहीं था, और ये दोनों यहां पे तो हटा दिया, तो अब कॉमन हो गए, कॉमन पॉइंट है सर, कॉमन पॉइंट। रेल के लिए पढ़ लो, वेसल के लिए पढ़ लो, या जीटीए से पढ़ लो, तीनों के लिए क्राइटेरिया आपके क्या हो गया, सिमिलर आपके यहां पर बता रहा, तीनों के लिए क्राइटेरिया क्या हो गया, सिमिलर आपके आ गया है। तो अब रेल हो, वेसल हो या फिर जीटीए हो, फुल एग्जामिनेशन की बात बता रहा है। और वो जो लिमिट थी आपके स्पेशली वो रेलवे की भी हट गई, जीटीए में 750 और 1500 वाली लिमिट को हटा दिया है। एक ये अच्छा स्टेटस अपडेट देखो, क्या कुछ ही पर्टिकुलर अब यहां पर रखे गए हैं, इनको भी इन्होंने स्टेटस अपडेट में डाल दिया है। यानी सर्विस बाय अपन बात करते हैं स्टोरेज एंड वेयरहाउसिंग, स्टोरेज, वेयरहाउसिंग, क्रेसल्स, पल्स, फ्रूट, ये तो है। नट हटा दी, वेजिटेबल अभी भी है, स्पाइस, खोपरा ये गया, शुगर केन भी टैक्सेबल हो गया, जगरी भी गया, रॉ वेजिटेबल भी टैक्सेबल हो गया, फाइबर हटा दिया, सच एज ए कॉटन, फ्लैक्स, जूट एक्सेट्रा सब हटा दिया। इनको अनमैन्युफैक्चर्ड टबैको, बेटल लीव्स, ये सब आपके टैक्सेबल हो गई है। बेटल लीव्स, टेंडू लीव्स, कॉफी एंड टी सब ये टैक्सेबल हो गई, यानी कुछ ही को ही एग्जाम्पशन दी गई है। यानी मैं बात करूं अब एग्जाम्पशन रही है, वो कुछ ही को ही एग्जाम्पशन रही है। जैसे अपन बात करें एग्जाम्पशंस के लिए, मैं लिख देता हूं आपको कि सर्विस बाय वे ऑफ स्टोरेज एंड वेयरहाउसिंग, सर्विस बाय वे ऑफ स्टोरेज, warehousing,
क्रिसल, पल्स, पल्सेस, फ्रूट्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल, वेजिटेबल, स्पाइस, खोपरा, सुगर केन, जगरी, रॉ vegetable fiber such as cotton, flax, jute, etc. In unmanufactured tobacco, better leaves, tender leaves सब टैक्सेबल हो गए। तो बस यही अब आपके एग्जम्प्ट हैं, यही एग्जम्प्ट है बस, बाकी सब टैक्सेबल, बाकी सब टैक्सेबल कर दी आपने। अच्छा है, अब नाम याद करना आपको बहुत आसान हो जाएगा। एग्रीकल्चर सर्विसेज में इन्होंने जो आपके वेयर हाउस का अपन फिग्मेशन वगैरह करते थे वो हटाया है। बाकी की तो सारी ये चीजें, बाकी के तो सारी आपके एग्जिस्टेंस वर्क कर रही हैं। बाकी की तो सारी की सारी एजिटीज हैं। सर्विस आपको बता रहा है, सर्विस रिलेटिंग टू कल्टीवेशन ऑफ प्लांट, rearing of all life form, animal except rearing of horse for food, fiber, fuel, raw material, other similar product एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। ये सारे वही हैं। आपके जो स्टेचुरी अपडेट आया वो ये है, आपको इसको ध्यान रखना है, केवल ध्यान ये रखना है जो मैं बताता था वेयर हाउस का फिग्मेशंस की वाली वो टैक्सेबल हो गई। सर्विस बाय वे ऑफ फिग्मेशंस इन ए वेयर हाउस ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट नाउ टैक्सेबल। तो आपको सिर्फ इसमें ये टैक्सेबल करना है, तो बाकी की तो सारी एजेंट एग्जम्प्ट है और ये आपको एग्जम्पशंस के साथ बता रहा है। ये भी एग्जाम में आता है। सर्विस बाय वे ऑफ हेल्थ केयर सर्विसेज की अपन बात करते हैं। बहुत छोटे छोटे अमेंडमेंट दिए इन्होंने। सर्विस बाय वे ऑफ हेल्थ केयर, सर्विस बाय वे ऑफ क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट और एन ऑथराइज्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर और पैरामेडिकल अभी भी एग्जाम्प्ट है, लेकिन चार्जेबिलिटी यहां की गई, यहां चार्जेबिलिटी की, ये आपको फोकस करना है, ये चेंजेज है आपके। However, nothing in this entry shall be applied to the service provided by a clinical establishment by way of the providing room other than आपके होते हैं ना ICU, इंटेंसिव केयर यूनिट ICU, क्रिटिकल केयर यूनिट CCU, इंसेंटिव कार्डियक केयर यूनिट ICCU, फिर आ रहा है NICU, having room charges exceeding 5,000 per day to a person receiving a health care service, वो अब उन्होंने टैक्सेबल कर दी, वो टैक्सेबल कर दी, तो ये अब उन्होंने टैक्सेबल कर दी। यानी अपन बात करते हैं ICU, CCU, फिर अपन बात करते हैं ICCU, NICU, और इनका रूम चार्जेज 5,000 से ज्यादा है। चार्जेस 5,000 पर डे ए पर्सन रिसीविंग द हेल्थ केयर सर्विस।
तो वो टैक्सेबल हो गया। तो वो इन्होंने यहां पर कर दिया कि ये आपके आईसीयू, सीसीयू, आईसीसीयू और एनआईसीयू, तो यदि 5,000 से ज्यादा है तो भैया टैक्सेबल हो गया, टैक्सेबल। ये ध्यान रखना है, ये आपके नया चेंजेस दिया है, टैक्सेबल होगा। 5,000 से कम है तो एग्जम्पशन है, लेकिन 5,000 से ज्यादा हो गया तो फिर टैक्सेबिलिटी बात इसमें आपके बता देता है। तो आई थिंक आपके ये स्टेचुटरी अपडेट को एग्जाम में भी मैंने कहा पूछ सकता है, आपके ट्रू फॉल्स पूछ सकता है कि भाई ये बताइए कि सप्लाई एग्जम्प्ट है या टैक्सेबल है, इस तरह से आपके वो पूछ सकता है आपसे। तो ये चेंजेस आपके उन्होंने दिए हैं। आगे देखते हैं स्टूडेंट। Service by way of training, coaching, recreational activity relating to art, culture, sport by a charitable entity registered under section 12AA और 12AB of Income Tax Act, ये हटा दिया, अब इस टैक्सेबल ही रहेगी। सर्विस बाय वे ऑफ ट्रेनिंग एंड कोचिंग दे दी गई इन recreational activity relating to art or culture by the individual, sport by a charitable entity registered under section 12AA और 12AB of the income tax, तो उन्हीं को एग्जेम्पशन मिलेगी। ये सिर्फ इंडिविजुअल के लिए करती है, एंड इंडिविजुअल, आर्ट और कल्चर, वो ही इसमें कर दी, आर्ट और कल्चर। और इसके बाद स्पोर्ट बाय द चैरिटेबल एंटिटी रजिस्टर्ड अंडर द सेक्शन 12AA या 12AB में रजिस्टर्ड होगा, उसके लिए होगा। तो ये यहां पर चेंजेस किया गया, तो ये भी इंपॉर्टेंट ही मान लो, ये आपके टैक्सेबल हो गया। और ये अब इन्होंने क्लैरिटी दे दी गई इस चीज में कि आपके रिक्रिएशनल एक्टिविटी रिलेटेड टू आर्ट है, कल्चर है, बाय एन इंडिविजुअल है, उसको ट्रेनिंग दी जा रही है, ट्रेनिंग और कोचिंग दी जा रही है। इन सर्विस बाय वे ऑफ ट्रेनिंग और कोचिंग इन रिक्रिएशनल एक्टिविटी रिलेटेड टू आर्ट और कल्चर, यानी कौन दे रहा है? बाय एन इंडिविजुअल, कोई कंपनी वगैरह दे रही है टैक्सेबल होगा, कोई कंपनी वगैरह दे रही है टैक्सेबल होगा, इंडिविजुअल दे रहा है तो ये एग्जम्प्ट होगा। और ये आपके स्पोर्ट बाय चैरिटेबल एंटिटी रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 12AB में है तो आपके एग्जम्प्ट रहेगा। न्यू एंट्री और इंसर्ट की गई, इसमें अपन बात करते हैं। न्यू एग्जम्पशन इंट्रोड्यूस, सेकंड अपन बात करते हैं। ये मैं लिखवा चुका हूं आपको, वैसे वही है। काफी डिटेल से मैं लिखवा चुका हूं। सर्विस बाय वे डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, बाय वे ऑफ पोस्ट कार्ड, इनलैंड लेटर, बुक पोस्ट, ऑर्डिनरी पोस्ट, एनवेलप वेटिंग लेस देन 10 ग्राम, लेस देन 10 ग्राम। तो ये मैं आपको लिखवा दूं, केवल इन्हीं के लिए है। बाकी पोस्ट ऑफिस की जितनी भी सर्विसेज हैं अब उनकी यहां पर उन्होंने टैक्सेबल ही बता दिया। अब उनकी सर्विसेज अब आपकी क्या रहेगी? टैक्सेबल ही आपके होने के लिए बताता। तो ये न्यू सर्विसेज आपके इंट्रोड्यूस होने की बात कर रहा है, न्यू एग्जम्पशंस जो इंट्रोड्यूस होने की बात कर रहा है। तो स्टूडेंट ये आपकी न्यू एंट्री इंट्रोड्यूस है, इसमें एक और यहां पर न्यू एंट्री इंट्रोड्यूस है, वो बहुत अच्छी है। जैसे अपन बात करते हैं ट्यूर ऑपरेटर सर्विस, जैसे अपन बात करें ट्यूर ऑपरेटर सर्विस विच इज परफॉर्म पार्टली इन इंडिया एंड पार्टली आउटसाइड ऑफ इंडिया। तो कुछ आपके पार्टली इंडिया में यूज हो रही है और ट्यूर ऑपरेटर की सर्विस पार्टली इंडिया में हो रही है एंड पार्टली आउटसाइड ऑफ इंडिया है।
तो उसके लिए बता रहे हैं जो पार्टली आउटसाइड ऑफ इंडिया वो टैक्सेबिलिटी नहीं आनी चाहिए। सप्लाई बाय द टूर ऑपरेटर टू फॉरेन टूरिस्ट, किसको दे रहा है? फॉरेन टूरिस्ट को। किसको दे रहा है ये? फॉरेन टूरिस्ट को। किसको दे रहा है? फॉरेन टूरिस्ट को दे रहा है। टू एक्सटेंड द वैल्यू ऑफ द टूर ऑपरेटर such service is performed outside of India. However, the value of tour operator service performed outside of India shall be such as proportionate of the total consideration charge for the entire tour, which is equal to the proportionate which is the number of days which the tour is performed outside of India to the total number of days comprising of the tour। और उसको कंपेयर करना है किससे? 50% ज्यादा नहीं, 50% ऑफ टोटल कंसिडरेशन चार्ज फॉर एंटायर टूर, पूरे टूर का 50% से ज्यादा भी नहीं हो सकता, यानी 50% ऑफ टोटल कंसिडरेशन चार्ज ऑफ एंटायर टूर और प्रोपोर्शनल नंबर ऑफ डेज फॉर विच टूर इज परफॉर्म आउटसाइड ऑफ इंडिया विच आर इज लोअर। ये कैलकुलेशन आपको करनी है। ड्यूरेशन ऑफ टाइम इक्वल टू द एक्सीडिंग 12 आवर्स शैल बी कंसिडर 1 फुल डे। 12 घंटे से ज्यादा हुआ, 12 आवर्स से ज्यादा हुआ तो 1 फुल डे में कंसिडर करना है। एनी ड्यूरेशन ऑफ टाइम लेस देन 12 आवर्स शैल बी टेकन एज ए हाफ ए डे। तो आपको क्या लेना है? फिर आधा दिन ही लेना है। तो यदि अपन बात करते हैं कैसे कैलकुलेशन करेंगे, तो यदि इक्वल और एक्सीडिंग 12 आवर है तो ऐसे केस में यहां पर अपन बात करेंगे टाइम ड्यूरेशन लिया जाएगा 1 डे। इक्वल 12 आवर्स से ज्यादा है या इक्वल है तो 1 डे लेना है, लेकिन 12 आवर्स कम है तो लेस देन 12 आवर्स शैल बी टेकन हाफ डे। तो आपको हाफ डे लेने की बात बताता है। टूरिस्ट कौन है? तो ये टूरिस्ट की डेफिनेशन दे दी गई। फॉरेन टूरिस्ट मीन ए पर्सन नॉट नॉर्मली रेजिडेंट इन इंडिया हु एंटर इंडिया फॉर स्टे नॉट मोर देन 6 मंथ फॉर ए लेजिस्लेशन नॉन माइग्रेशन पर्पस। तो 6 महीने से ज्यादा नहीं रहता है, नॉट मोर देन 6 मंथ जो आपके रहता है, तो वो इस केस में आपके, तो ये आपके इस केस में बता रहा है, तो आपके 6 मंथ से ज्यादा नहीं है, वो इस केस में आपके बताता है। अब देखो इसमें एग्जांपल दे रखे हैं सी इंस्टीट्यूट के, उसमें ये अच्छे एग्जांपल है, आपके एग्जाम में भी आ सकते हैं। उन एग्जांपल को मैं यहाँ डिस्कस करता हूं आपके साथ, एक एक एग्जांपल को लेता हूं। एक एक एग्जांपल को ले लेते हैं। अच्छे एग्जांपल है सी इंस्टीट्यूट के। तो स्टूडेंट देखो अपन देखते हैं यहां पर इलस्ट्रेशन। ए टूर ऑपरेटर प्रोवाइड a tour operator service to foreign tourists as follow: 3 days in India, 2 days in Nepal, यानी outside of India, total कितने के 5 days। consideration charge for the entire tour 1 लाख, तो 1 लाख का 50% 50,000 और 2 days outside of India यानी 40,000, which is lower 40,000 आपके क्या होगा यहाँ पर आ जाएगा। तो exemptions 40,000 इस केस में रहेगा, तो 1 लाख आपके सीधा सीधा जो आपके आ रहा है, सीधे से मैं बता देता हूं, नेपाल का ले लेते हैं, नेपाल का एग्जाम का तो आउटसाइड ऑफ इंडिया है, 2 डेज डिवाइड बाय टोटल ये है और 1 लाख। दिस इज कवर्ड इन द 40,000। नेपाल है आउटसाइड ऑफ इंडिया,
50,000 विच आर इज लोअर, 1 लाख का फ्लैट 50,000 भी तो कंपेयर करना है ना आपको। 1 लाख का 50% आप ले लो, विच आर इज लोअर 40,000, ये आपके एग्जाम हो जाएगा। तो टैक्सेबल वैल्यू कितनी आ जाएगी 60,000। तो टैक्सेबल वैल्यू कितनी आ जाएगी 60,000। इस केस में टैक्सेबल वैल्यू हो जाएगी। जो दोनों में से कम है 50,000 और 40,000, तो विच आर इज लोअर आपके एग्जाम हो जाएगा, यानी 40,000 एग्जाम हो जाएगा। और टैक्सेबल वैल्यू क्या जाएगी यहां पर 60,000, बचाओ 60,000 टैक्सेबल हो गया। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। छोटे छोटे एग्जांपल हैं बेटा, अच्छे हैं, लेकिन ये एग्जाम के लिए पॉइंट ऑफ से इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में पूछ भी सकता है, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी आ सकता है इसका, क्योंकि जो भी चेंजेस होता है उसका प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछता है। 2 days in India, now 2 days in India और 3 night in Nepal. Consideration charge for entire tour again 1 लाख। तो 50% कितना हो गया 50,000 और 3 डिवाइड बाई 5 किया तो ये कितना जाएगा 60,000। तो विच इज लोअर यहाँ पर 50,000 और टैक्सेबल वैल्यू हो जाएगी 50,000। क्लियर है। तो यहां पर अपन बात करते हैं 3, तो ये अब क्या जाएगा 60,000, नहीं 50,000 से ज्यादा नहीं हो सकती, लेकिन 50,000 से ज्यादा नहीं हो सकती। तो एग्जाम्पशन कितनी मिलेगी 50,000 का। अब अपन बात करें 2.5 days इन इंडिया और 3 days इन नेपाल। कंसिडरेशन चार्ज फॉर द एंटायर टूर इज 1 लाख। तो ये तो 50% 50,000। और यहां ले लो आप, कवर कर लो 3 days 3.3 days। तो ये तो 2.5 हो गया और ये 3 days आपके बाहर का दिखाई दे रहा है, तो ये आपके जगह 54,545। नाउ विच इज लोअर 50,000। तो टैक्सेबल वैल्यू आप क्या जाएगी 50,000। इस केस में टैक्सेबल वैल्यू कंसीडर हो जाएगी। तो टैक्सेबल वैल्यू कितनी कंसीडर हो जाएगी, यहां पर आपके 50,000 टैक्सेबल वैल्यू कंसीडर हो जाएगी। अब आगे देखते हैं इसी तरह से। ये भी नया मैंने कहा कि अब ये नेशनल परमिट ग्रांट किया है, तो ये भी आपके एग्जम्प्ट है। सर्विस बाय वे ऑफ ग्रांटिंग नेशनल परमिट टू ए गुड्स कैरियर्स टू ऑपरेट थॉट आउट इंडिया कंटिन्यूस स्टेट। तो ये नेशनल परमिट की बात करें, नेशनल परमिट, ग्रांटिंग द नेशनल परमिट टू ए गुड्स कैरियर्स टू ऑपरेट थॉट आउट इंडिया कंटिन्यूस स्टेट। तो ये आपको क्या रहेगा, कंटिन्यूस स्टेट्स के लिए दिया गया है, तो फुल्ली एग्जम्प्ट आपके होने के लिए बताता है। तो ये तो टोटली एग्जम्प्ट होने के बाद बताता है कि न्यू एंट्री इंट्रोड्यूस की गई। अब देखो ये न्यू एंट्री आपके विड्रॉ हुई है, जिनको इन्होंने जीएसटी के दायरे से अब बाहर कर दिया, यानी टैक्सेबल बना दी है। ये अब आपके क्या बना दी है, टैक्सेबल बना दी गई है, विड्रॉवल कर लिया। तो काफी आपके इन्होंने चेंजेस कर दिया, छोटे छोटे, बहुत सारे छोटे छोटे चेंजेस कर दिए, ये आपके देखना है। जितनी भी अथॉरिटीज थी इनको सबको टैक्सेबल बना दिया। पहले एग्जाम थी ना ये अथॉरिटीज, सबको टैक्सेबल बना दिया इन्होंने। गवर्नमेंट कहती सब टैक्स हो भैया, कोई एग्जाम्पशन नहीं है, सब टैक्स हो दिए, सब बराबर है। तो अब अपन बात करते हैं विड्रावल ऑफ एक्सीडिंग द एग्जम्पशंस। तो यानी टैक्सेबल हो गई। सर्विस बाय होटल, जैसे मैंने कहा कि होटल का रूम 1000 पर डे है तो एग्जम्प्ट था, अब नहीं है, अब टैक्सेबल है। सर्विस बाय होटल इन गेस्ट हाउस क्लब composite by whatever name called for the residential or lodging purpose having the value of supply a unit of accommodation below or equal to 1000 per day now taxable। ये सब टैक्सेबल हो गई है, यानी सब टैक्सेबल है। 1000 से कम होने पे भी टैक्सेबल है,
केवल अब वो धर्मशाला वगैरह रहे ना जिनका किराया मैंने कहा था कि 1000 से कम है धर्मशाला वगैरह का, वो एग्जम्प्ट नहीं है। होटल का जो 1000 और उसका वैल्यू था ना लेस देन, वो अब टैक्सेबल हो गई है। होटल अब आपके टैक्सेबल हो गए, हटा दी उन्होंने एग्जम्पशंस में, होटल गेस्ट हाउस इन सब की। सर्विस बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई भी अब टैक्सेबल कर दी। आरबीआई भी अपन कहते थे ना सर्विस देगी तो एग्जम्प्ट है, अब सर्विस बाय आरबीआई, आरबीआई भी गया काम से। सर्विस प्रोवाइड बाय आईआरडी इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी, आईआरडीए की सर्विस टैक्सेबल इन इंडिया। सर्विस बाय द सेबी सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड सब टैक्सेबल। तो ये सेबी की सर्विस अपन एग्जाम्प्ट मानते थे, तो ये भी अब आपके टैक्सेबल हो गई, इनको कोई एग्जाम्पशन नहीं है, सब आपके टैक्सेबल ही रहेंगी। तो सारी सर्विसेज को उन्होंने अब आपके इन अथॉरिटीज को भी टैक्सेबल कर दिया। तो सर्विस प्रोवाइड बाय द सेबी, सर्विस प्रोवाइड बाय आईआरडीए, सर्विस प्रोवाइड बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, सब टैक्सेबल है। आगे लेते हैं, तो चार्जेबल कर दी, टैक्सेबल कर दी गई, एग्जाम्पशन विड्रॉ हो गई इनकी। इसके बाद अपन बात करते हैं सर्विस ऑफ लीजिंग ऑफ असेट्स, कि रेलवे अपने असेट्स को लीज वगैरह पे दे रही है। रोलिंग स्टॉक असेट्स इंक्लूडिंग वैगन्स, कोच, लोको बाय इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन टू इंडियन रेलवे। सर्विस बाय वे ऑफ लाइसेंस, रजिस्ट्रेशन, एनालिसिस, टेस्टिंग, फूड एंड अलस फूड सैंपल सप्लाई बाय फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी FSSAI, जो दुकानों पे लगे रहते हैं ना FSSAI के, आप देखो जितने भी स्वीट्स की दुकान होती है, मिठाइयों की दुकान होती है, खाने की दुकान होती है, उनको ये लाइसेंस लेना होता है। तो अब इसको जो लाइसेंस देने वाली अथॉरिटी उसको भी टैक्सेबल कर दिया। सर्विस बाय वे ऑफ लाइसेंसिंग ऑफ रजिस्ट्रेशन एंड एनालिसिस ऑफ द टेस्टिंग ऑफ फूड सैंपल्स सप्लाइड बाय द फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया FSSAI टू बिजनेस ऑपरेशन, तो वो टैक्सेबल कर दी। सर्विस प्रोवाइड बाय द जीएसटीएन नेटवर्क भी कर दिया इन लोग, गुड्स एंड सर्विस टैक्स नेटवर्क GSTN, ये भी टैक्सेबल हो गया। टू सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी फॉर इम्प्लीकेशन ऑफ गुड्स एंड सर्विस। सर्विस बाय वे ऑफ फिगमेंशन, ये तो मैंने पहले कर दिया था, इन ए वेयर हाउस ऑफ द एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। सर्विस बाय द स्लॉटरिंग ऑफ एनिमल, ये तो मैंने आपको बताया था, ये भी आपके पहले एग्जाम हुआ करता, स्लॉटरिंग एनिमल को काटने की सर्विस थी, मैंने कहा पहले एग्जाम थी, नाउ टैक्सेबल, नाउ टैक्सेबल। सर्विस प्रोवाइड बाय द कोड ब्लड बैंक, जो स्टेम सेल्स वगैरह संभाल करके ना, जैसे जो छोटी छोटी आपकी सेल्स वगैरह होती है, तो मैंने कहा इनको संभाल करके, तो पहले में एग्जाम होती थी, नाउ दिस आल्सो टैक्सेबल। अब कोड ब्लड बैंक भी टैक्सेबल हो गया, जो प्रिजम्पशन ऑफ स्टीम सेल्स बाय वे ऑफ द सर्विस इन द सच प्रिजम्पशन, तो कोड blood bank, now this is the taxable also. Service provided by the operator of the common and biomedical waste, जो होते थे ना बायोमेडिकल वेस्ट को यूज करते थे, तो पहले उनकी सर्विसेज एग्जम्प्ट थी, नाउ ये बायोमेडिकल वेस्ट जो निकलते थे वेस्टेज वगैरह और इनको रिप्रोड्यूस वगैरह करते थे, तो बायोमेडिकल वेस्ट जो गंदगी को यूज करके आप काम कर रहे थे, तो उनकी पहले सर्विस एग्जम्प्ट थी। क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट बाय वे ऑफ ट्रीटमेंटिंग ऑफ डिस्पोजिंग ऑफ बायोमेडिकल वेस्ट, तो ये इस केस में उन्होंने क्या कर दिया, ये बायोमेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट, ट्रीटिंग एंड डिस्पोजल ऑफ द बायोमेडिकल वेस्ट प्रोसेस इंसिडेंटल देयर, तो अल्टीमेटली सब टैक्सेबल हो गई हैं, यानी अब किसी को कोई एग्जम्पशन नहीं है, ये सब टैक्सेबल, इनको हटा दिया गया है एग्जम्पशन लिस्ट में। मैंने कहा ना जब गवर्नमेंट चाहेगी तब इनको हटा देगी, क्योंकि इनके ऊपर गवर्नमेंट ने 100% एग्जम्पशन नोटिफिकेशन दिया हुआ था। मैंने कहा जब गवर्नमेंट को चाहिएगा, जब गवर्नमेंट का एग्जम्पशन नहीं है, जाओ यहाँ से और आपको टैक्स देना पड़ेगा, क्योंकि मैंने कहा ये नेगेटिव लिस्ट में नहीं है, एग्जम्पशन लिस्ट में है, और एग्जम्पशन गवर्नमेंट कभी भी आपके हटा सकती है। याद करो मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाया था कि ये टैक्सेबल सप्लाई तो थी, टैक्स रेट पहले से थी, लेकिन गवर्नमेंट ने आपके ऊपर एहसान कर रखा था कि हमने आपको एग्जम्पशन दे रखी है, और ये एग्जम्पशन मैंने कहा गवर्नमेंट जब चाहे जब विड्रॉ करेगी, जैसे विड्रॉ करेगी ये टैक्सेबल हो जाएंगे, तो ये सब टैक्सेबल सर्विसेज में काउंट हो गए। अब इन पे आपको जीएसटी देना पड़ेगा, अब ये सब जीएसटी के लिए लायबल आपके हो गई हैं, अब ये सब जीएसटी के लिए लायबल हो गई
है। तो मैंने आपको बहुत अच्छे से बता रखा था कि ये आपके सारी की सारी सर्विसेज, मैंने कहा कि आपके एग्जाम्स था। देखो मैं आपको बताता हूं कि आपके जैसे तो सर्विस ऐड हुई है, विड्रॉवल हुई है, तो मैंने आपको बताया था कि आपके एग्जाम्शंस आपके थी, तो मैंने कहा टैक्सेबल सप्लाई होती है, याद आ रहा होगा, मान लो 18% पे, तो गवर्नमेंट आपने क्या करी थी, लेस 100% एग्जाम्शन नोटिफिकेशन देती है आपको परेशान करती है। दिस द नील रेटेड या हॉली एग्जम्प्टेड सप्लाई। तो ये इस इसमें आपको बताता है हॉली एग्जम्प्टेड सप्लाई में। तो हॉली एग्जम्प्टेड हो गई ना, तो इस पे जीएसटी चार्ज नहीं हो रहा था, लेकिन मैंने कहा ये एग्जाम्शन नोटिफिकेशन जैसे ही विड्रॉ हुई, तो ये एग्जाम्शन अब गवर्नमेंट ने विड्रॉ की, नाउ एग्जाम्शन विड्रॉ। अब गवर्नमेंट ने कहा कि आपको तो जरूरत ही नहीं एग्जाम्शन की, एग्जाम्शन नोटिफिकेशन अब विड्रॉ हुआ, तो रेट तो आपको पहले से दे रखी है मान लो, तो दिस द नाउ टैक्सेबल सप्लाई, तो ये अपने आप क्या जाएंगी, टैक्सेबल सप्लाई। तो जैसे एग्जाम्शन विड्रॉ हुई, ये टैक्सेबल सप्लाई में आपके आ जाते। तो ये मैंने आपको बहुत डिटेल से बताई थी कि गवर्नमेंट इनको कभी भी टैक्सेबल आपके इजीली कर सकती है, गवर्नमेंट की चॉइस होगी, ये गवर्नमेंट के आपके पास चॉइस है, तो गवर्नमेंट कभी भी आपके इनको टैक्सेबल बना सकती है। तो स्टूडेंट जो मेनली मैंने आपको बताया था, इनको एग्जाम्शंस को आपको मैंने पढ़ा रखी, तो समझ में तो आपको सारी आ रखी हैं, लेकिन अब इनमें बस इतना ध्यान रखना कि इन पे एग्जाम्शन विड्रॉ हो गया, तो आप अच्छे से समझ जाओगे कि भाई ये एग्जाम्शन अब इनको नहीं मिलेगा, तो आपकी जो एग्जाम्शंस की लिस्ट थी ना, वो भी छोटी हो गई, एग्जाम्शंस की लिस्ट भी क्या हो गई, छोटी हो गई है। तो आपके लिए और अच्छा हो गया, क्योंकि अब जितनी भी सर्विसेज टैक्सेबल है, जैसे जीएसटी भी टैक्सेबल कर दिया, कोड ब्लड बैंक भी कर दिया, एफएसआई को भी कर दिया, इवन बायोमेडिकल वेस्ट जो क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट में जो यूज होते थे, वेस्टेज निकलते थे और उनको आपके यूज कर रहे थे, तो ये सब आपके क्या हो गई, टैक्सेबल कर दी गई हैं। तो ये चीज इसमें आपके बता रहा है, तो ये चीज आपके इसमें बता रहा है। तो ये स्टूडेंट आपके जो एग्जाम्शंस विड्रॉ की गई उनके बारे में बता रहा है। अब अपन इसमें आगे देखो बात करते हैं, कुछ क्लैरिफिकेशंस दिए गए हैं जिसको अपन यहां पर बात करते हैं। क्लैरिफिकेशन रिगार्डिंग एप्लीकेबिलिटी ऑफ जीएसटी ऑन सप्लाई ऑफ फूड इन द आंगनवाड़ी एंड स्कूल। तो ये अभी भी आपने देखा होगा फूड वगैरह की सप्लाई आंगनवाड़ी वगैरह में की जा रही है, तो क्या इन पे जीएसटी लगेगा, तो ये कहता है इन पे जीएसटी नहीं लगेगा। तो सर्विस ऑफ फूड आंगनवाड़ी शैल आल्सो बी कवर्ड बाय द सेड एग्जम्पशंस वेदर स्पॉन्सर्ड बाय द गवर्नमेंट और थॉट डोनेशंस और कॉर्पोरेट, तो फुल्ली एग्जम्प्ट रहेंगी, चाहे स्पॉन्सर गवर्नमेंट कर रही है या कॉर्पोरेट कर रही है। चाहे से आपके स्पॉन्सर कौन है, गवर्नमेंट है या डोनेशन फ्रॉम कॉर्पोरेट। क्लैरिफिकेशन रिगार्डिंग द एप्लीकेबिलिटी ऑफ जीएसटी एक्टिविटी ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड वेयर कंसिडरेशन आर रिसीव इन द डेफर्ड पेमेंट एन्युटी। तो इसके इसमें कहता है thus it has been clarified that entry 23 does not exempt GST on the annuity deferred payment paid for construction of road. This is taxable. ये आपके taxable रहेगा। Clarification regarding the GST supply on various service by the central government state board. So GST is exempt on the service provided by the central or state board, including boards such NBE and NBE की सर्विस दी जा रही है, वो एग्जम्प्ट रहेंगी। बाय वे ऑफ कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन ऑफ स्टूडेंट इंक्लूडिंग कंडक्ट ऑफ द एंट्रेंस एग्जामिनेशन फॉर द एडमिशन टू एजुकेशन इंस्टीट्यूट अंडर द एंट्री दिस फंड, देयरफॉर जीएसटी शैल नॉट बी अप्लाई एनी फी फॉर एनी अमाउंट चार्ज फॉर सच बोर्ड फॉर कंडक्ट ऑफ सच एग्जामिनेशन इंक्लूडिंग द एंट्रेंस एग्जामिनेशन। जीएसटी ऑल्सो एग्जम्प्ट ऑन इनपुट सर्विस, जो इनपुट सर्विस है उसकी बात कर रहा है,
relating to the admission to conduct of examination such online testing service, result publication, printing, note listing, examination, admit card और क्वेश्चन पेपर, तो ये भी एग्जाम रहेंगे। तो ये तो आउटपुट सर्विस है, ये इनपुट सर्विस है। इन दोनों क्या हो गई, इनकी एग्जाम्प्ट होने की बात होता है। दोनों की दोनों आपके एग्जाम्प्ट होने की बात इसमें बताता है कि दोनों की दोनों सर्विसेज आपके एग्जाम्प्ट होने की बात को बता रहा है। इसी के साथ साथ अपन बात करते हैं, देखो यहां पर इसमें आगे और थोड़ा सा देखते हैं, है ना। तो स्टूडेंट ये तो आपके एग्जाम्प्ट रहेंगे, लेकिन इसी में अपन बात करते हैं यदि अदर सर्विस दी जा रही है तो वो टैक्सेबल होगी। यदि ये कोई अदर सर्विसेज दे रहे हैं तो आपके क्या रहेगी, टैक्सेबल होने की बात बताता है। तो अदर सर्विसेज दे रहा है तो आपके टैक्सेबल हो जाएगी। थर्ड पॉइंट इसका लेते हैं। तो देखो स्टूडेंट, अपन बात कर रहे हैं कि ये दोनों सर्विस तो एग्जाम्प्ट हो गई इसमें, और जीएसटी इज एप्लीकेबल टू अदर सर्विस प्रोवाइड बाय द बोर्ड, सच बोर्ड, नेमली ऑफ प्रोवाइडिंग द एजुकेशन और इंस्टीट्यूट टू प्रोफेशनल, आपके ये सर्विस प्रोवाइड कर रहा है तो अदर सर्विसेज आपके करेंगे, जीएसटी उनके ऊपर आपके अप्लाई रहेगी। तो अदर सर्विसेज जो भी दे रही है ये बोर्ड आपके, उनके ऊपर जीएसटी अप्लाई रहेगा। लेकिन आपके जैसे मैंने कहा कि एंट्रेंस एग्जाम वगैरह ले रही है नहीं लगेगी, इनपुट सर्विस ले रही है उन पे भी नहीं लगेगा। लेकिन अदर सर्विस दे रही है उनके अलावा तो वो जीएसटी के लिए लायबल आपके हो जाएंगे, तो वो जीएसटी के लिए लायबल आपके हो जाएंगे। क्लियर है। अब अपन आते हैं नेक्स्ट पे, क्लेरिफिकेशन रिगार्डिंग द applicability of GST on service supplied by the state government to their undertaking PSU by way of guaranteeing loan taken by them. सर्विस अप्लाइड बाय स्टेट गवर्नमेंट देयर अंडरटेकिंग, यानी पीएसयू वगैरह को क्या कर रही है, बाय वे ऑफ गारंटिंग ऑफ लोन, तो वो एग्जाम्प्ट है। अकॉर्डिंगली गारंटिंग ऑफ लोन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट for their undertaking, PSU is specifically exempt under the said entry number 34A। तो 34A के अंदर वो एंट्री के अंदर सारा क्या रहेगा, एग्जाम्प्ट रहेगा। इसी तरह से पॉइंट नंबर 6 पे आते हैं, क्लैरिफिकेशन रिगार्डिंग द कोचिंग सर्विस सप्लाइड बाय द कोचिंग इंस्टीट्यूट एनजीओ अंडर द सेंट्रल सेक्टर स्कीम, स्कॉलरशिप ऑफ स्टूडेंट विद द डिसेबिलिटी, तो वो तो एग्जाम्प्ट होने वाली है। तो वो क्या रहेगी, कोचिंग, हेंस इट इज एग्जाम्प्ट। तो स्कॉलरशिप वगैरह दी जा रही है, तो टोटल एक्सपेंडिचर बर्न बाय द गवर्नमेंट कोचिंग इंस्टीट्यूशन इज बाय वे ऑफ ग्रांट इज कवर्ड अंडर द एंट्री नंबर 72, और पूरा का पूरा अमाउंट क्या रहेगा, उसका एग्जाम्प्ट रहेगा। गवर्नमेंट स्कॉलरशिप स्कीम चलाती है ना, जैसे उसके अंदर आपके सारा खर्चा गवर्नमेंट बेयर कर रही है, तो बच्चों को स्कॉलरशिप वगैरह दी जा रही है, तो वो आपके कोचिंग वगैरह दी जा रही है, तो वो पूरी एग्जाम्प्ट रहेगी। कोचिंग वगैरह चलाती है गवर्नमेंट, तो कोचिंग सर्विस प्रोवाइड बाय द कोचिंग इंस्टीट्यूट एंड एनजीओ अंडर द सेंट्रल सेक्टर स्कीम और स्कॉलरशिप फॉर स्टूडेंट एंड डिसेबिलिटीज। देखो, क्लैरिफिकेशन रिगार्डिंग जीएसटी ऑन ओवरलोडिंग चार्जेज ऑन टोल प्लाजा, तो आपके ये भी एक तरह से टोल रोड का ही पार्ट है, और ये भी आपके एग्जाम्प्ट रहेगा जो ओवरलोडिंग चार्जेस लिया रहा है। तो टोल टैक्सी तो ले रहे हैं एक तरह से, टोल प्लाजा का है, तो ओवरलोडिंग चार्जेस पे लिया जा रहा है, तो ये आपके एग्जाम्प्ट रहेगा। तो एग्जाम्प्ट रहेगा, इस पे कोई जीएसटी आपको चार्ज नहीं करना है। तो टोल प्लाजा पे ओवरलोडिंग चार्जेस अपन ले रहे हैं, तो अल्टीमेट ये भी आपके उसी का पार्ट मान जाएगा, किसका,
टोल का, और टोल का मेन पार्ट है तो उसमें आपको कोई टैक्स देने की जरूरत नहीं है। ये छोटे छोटे पॉइंट हैं, अपन बात कर रहे हैं। Clarification regarding the renting of vehicle to state transport undertaking and local authority और local authority। तो छोटे छोटे पॉइंट है जिनको अपन यहाँ डिस्कस करने जा रहे हैं। तो स्टूडेंट ये आगे बता रहा है कि एंट्री 22 एग्जाम सर्विस बाय वे ऑफ गिविंग ऑन हायर ए टू स्टेट ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग ए मोटर व्हीकल मीन कैरिंग मोर देन 12 पैसेंजर, डबल ए local authority electricity operate vehicle mean carrying more than 12 passenger, तो वो आपके एग्जम्प्ट होने के लिए इसमें बताता है, वो आपके इसमें एग्जम्प्ट होने के लिए बताता है। अब देखो स्टूडेंट, अपन बात करते हैं यहां पर कुछ और की पॉइंट्स की। क्लैरिफिकेशन रिगार्डिंग एप्लीकेबल जीएसटी ऑन एप्लीकेशन फी, charge for entrance or the fee charge for issue of eligibility criteria for admission for issue of migration certificate by the educational institute। यदि एजुकेशनल इंस्टीट्यूट दे रही है तो एग्जाम्प्ट ही रहने वाला है। सप्लाई बाय द एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन by way of issue of the migration certificate leaving ex student are also covered by the exemptions। तो एक्टिविटी ऑफ एजुकेशन इंस्टीट्यूट आर ऑल्सो एग्जाम, तो वो तो क्या रहेगी, एजुकेशनल है तो एग्जाम्प्ट ही रहेगी, तो एग्जाम्प्ट। एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है तो एग्जाम्प्ट ही रहेगी। क्लैरिफिकेशन रिगार्डिंग द एप्लीकेबल जीएसटी ऑन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मिनरल्स फ्रॉम माइनिंग पिट हेड ऑफ रेलवे स्लाइडिंग बेनिफिशियल प्लांट एक्सेट्रा व्हीकल डिप्लॉयड विथ ड्राइवर फॉर द स्पेसिफिक ड्यूरेशन ऑफ टाइम, तो ये क्या रहेगा, टैक्सेबल रहेगा। तो एग्जाम्पशन उस पर नहीं है तो वो आपके टैक्सेबल ही दिखाई देगा, तो वो आपके क्या रहेगा, टैक्सेबल ही यहां पर दिखाई देगा। ये भी एक अच्छा है, इंपॉर्टेंट है, इसमें से भी आ सकता है जैसे अपन बात करें। क्लैरिफिकेशन रिगार्डिंग जीएसटी ऑन हॉरोनियम टू द गेस्ट एंकर, जैसे गेस्ट एंकर वगैरह आते हैं, आपने देखा हो टीवी वगैरह में, आज तक एनडीटीवी पर गेस्ट एंकर्स को बुलाते हैं, फिर वो उसके लिए हॉरोनियम दे रहे हैं, तो दिस द प्रोफेशनल सर्विस, टैक्सेबल होनी है। Circular clarified the applicable GST on horoneum paid to guest anchor, जैसे अपन बात करें संसद टीवी, अदर टीवी चैनल invite guest anchors to participate in their show and pay remuneration them in the form horoneum। तो सीधी सी बात, supply of all goods and service are taxable unless exempt or declared neither a supply of goods nor a supply of service provided by the guest anchor in lieu of the horoneum attract GST, तो इस पे GST liable होगी। Her guest anchor whose aggregate turnover in a financial year does not exceeding 20 लाख 10 लाख स्पेसिफिक जैसे कैटेगरी आपके आती है, वैसे टैक्सेबल ही रहेगी। और एग्जम्पशन तभी रहेगी जब उनका टर्नओवर 10 लाख और 20 लाख, सर्विस के केस में 20 लाख की लिमिट होती है, तो उससे कम है तो एग्जम्प्ट रहेगा, अदरवाइज टैक्सेबल ही है। इसके बाद अपन बात करते हैं क्लैरिफिकेशन रिगार्डिंग द एप्लीकेबिलिटी ऑफ जीएसटी ऑन सर्विस ऑफ आर्ट IVF। तो इसने यह कहा गया, इश्यू विच अक्रॉस द कंसिडरेशन वाज वेदर जीएसटी इज एप्लीकेबल ऑन सर्विस बाय वे असिस्टेंट रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी ART प्रोसीजर विथ इन विट्रो फर्टिलाइजेशन IVF। तो दिस द ऑल्सो पार्ट ऑफ हेल्थ सर्विस, और ये हेल्थ सर्विस की डेफिनेशन में रखा है। हेल्थ सर्विस में तो ये क्या हो जाएगा, एग्जम्प्ट। एबनॉर्मलिटी डिजीज एलिमेंट, तो ये उस केस में रखा गया है, और हेल्थ सर्विस की डेफिनेशन में कवर किया है, तो ये क्या हो जाएगा, एग्जम्प्ट हो जाएगा। क्लैरिफिकेशन रिगार्डिंग एप्लीकेबिलिटी जीएसटी ऑन सेल्स ऑफ द लैंड, सेल्स ऑफ लैंड आफ्टर लेवलिंग लेइंग डाउन ड्राइंग लाइंस, तो उसके बाद क्या होगा, तो ये कहता है कि अपन लैंड को बेच रहे, तो लैंड किस में रखी हुई, नेगेटिव लिस्ट में। तो ये कह रहा है सर्कुलर क्लैरिफाइड एप्लीकेबिलिटी जीएसटी ऑन सेल्स ऑफ लैंड आफ्टर लेवलिंग लेइंग डाउन ऑफ ड्राइंग,
एज पर पैरा दिस वन शेड्यूल थर्ड नेगेटिव लिस्ट पढ़ाया था मैंने, और उसमें सेल्स ऑफ लैंड इज नाइदर ए सप्लाई नॉर ए सप्लाई ऑफ सर्विस, देयरफॉर द सेल्स ऑफ लैंड डज नॉट लैंड may sold either as it is after some development such as a devolving, laying down the draining lines, water lines, electricity line. It is clarified that the sales of such development land is also sales of land, also sales of land is covered in the this one, यानी शेड्यूल थर्ड में आएगा, शेड्यूल थर्ड सेल्स ऑफ लैंड में ही है, तो नेगेटिव लिस्ट। यदि लैंड के साथ दिया जाए तो वो शेड्यूल थर्ड में है, नेगेटिव लिस्ट में जीएसटी नहीं लगेगा। However, it may be noted that any service provided for development of land like leveling, laying, drawing line, as may be received by the developer, shall be attract GST applicable rate of such service। यानी वो रिसीव कर रहा है, इनपुट सर्विस ले रहा है, तो जीएसटी लगेगा उस पर। यानी कोई ऐसे कह रहा है कि भाई मेरे लेवलिंग वगैरह कर देना, तो लेवलिंग वगैरह की सर्विस देके जा रहा है, तो वो उसकी इनवर्ट सप्लाई होगी, इनवर्ट सप्लाई जीएसटी लगेगा। और जो सेल्स ऑफ लैंड के अंदर कवर होगा उस पर जीएसटी नहीं लगेगा, क्योंकि वो नेगेटिव लिस्ट में है। वो किसमें है? नेगेटिव लिस्ट में आपके दिखाई दे रहा है। नाउ एक और अच्छा पॉइंट है, क्लैरिफिकेशन रिगार्डिंग हायरिंग ऑफ व्हीकल बाय फर्म, ट्रांसपोर्ट ऑफ द देयर एम्प्लॉयड टू एंड फ्रॉम वर्क, कि जैसा आपने देखा बस वगैरह होती है और वो अपने एम्प्लॉय को लाने ले जाने में यूज हो रही है, अपने एम्प्लॉय को लाने ले जाने में यूज हो रही है, तो फिर जीएसटी नहीं लगेगा यदि नॉन एसी है, और एसी है तो लगेगा, सीधी सी बात है, एसी है तो लगेगा, नॉन एसी तो नहीं लगेगा। इश्यू ऑफ विच अक्रॉस कंसिडरेशन वाज एज देयर एंगेजमेंट ऑफ नॉन एयर कंडीशनर कॉन्ट्रैक्ट कैरिज बाय फर्म फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ देयर एम्प्लॉय, द फर्म इज एग्जम्प्ट। यदि नॉन एसी तो जीएसटी नहीं लगेगा, लेकिन एसी है तो लगेगा। Exemption transportation passenger with or without a companies belonging by no air conditioner contract carries other than radio taxi, transport passenger excluding tourism and conduct tour and charter. Said exemption would apply to passenger transport service by non-air conditioner contract carriers whether the transportation of taken place over the predominant tour on a predominant schedule. The exemption shall not applicable where the contract carriage is higher a period of time during which the contract carries at the disposal of the service recipient, and recipient is thus free to decide the manner of uses, route and schedule, subject to condition the agreement enter into with the service provider। तो ये चीज इसमें आपके बताता है, यानी नॉन एसी है तो नहीं लगने वाला, एसी है तो उसमें लगेगा, ये इसमें कहते हैं। तो ये आपके ध्यान रखना, जो बस आपको दी जा रही है ये नॉन एसी होनी चाहिए, जो एम्प्लॉयर आपके एम्प्लॉय को लाने के लिए दे रहा है वर्क प्लेस से होम। एम्प्लॉय को प्रोवाइड कर रहा है तो जीएसटी पे नहीं लगेगा, नॉन एसी है तो नहीं लगेगा, सीधी सी बात है। नाउ लास्ट क्लैरिफिकेशन रिगार्डिंग एप्लीकेबिलिटी जीएसटी ऑन टिकट ऑफ प्राइवेट फेरी यूज फॉर पैसेंजर ट्रांसपोर्ट। देखो दिस द पब्लिक ट्रांसपोर्ट होना चाहिए, वो प्राइवेट पर्सन प्रोवाइड करे चाहे गवर्नमेंट प्रोवाइड करे, पब्लिक ट्रांसपोर्ट है जिस पे जीएसटी नहीं लगेगा। तो ये कह रहा है सर्कुलर क्लैरिफाई एप्लीकेबिलिटी जीएसटी ऑन प्राइवेट फेरी टिकट्स। For the instance, private ferry are used mean the transport from one island to another in Andaman Nicobar Island। ये आपके फेरी, ये जहाज वगैरह होते हैं ना, पोर्ट वगैरह, इसकी बात कर रहा है। जैसे मैंने कहा शाहरुख खान का बेटा भी जैसे वो बोट वगैरह में गया था, शिप वगैरह में, तो फेरी की बात कर रहे हैं। तो वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट में बात करते हैं। पब्लिक ट्रांसपोर्ट चाहे आपकी गवर्नमेंट प्रोवाइड करे चाहे अदर प्रोवाइड करे, वो जीएसटी के लिए लायबल नहीं होगा। तो दिस वन करे, तो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर बाय पब्लिक ट्रांसपोर्ट अदर देन प्रीडोमिनेटली फॉर द टूरिज्म पर्पस इन ए वेसल बिटवीन द प्लेस लोकेटेड इन इंडिया इज एग्जम्प्ट। यानी पब्लिक ट्रांसपोर्ट है तो एग्जम्प्ट है, चाहे वो फेरी क्यों ना हो। clarified that the exemption would apply to ticket purchase for the transportation one point to another, whether ferry is on or operated by private sector enterprises या PSU या गवर्नमेंट या फेरी किसी की भी हो। एक्सप्रेस जिसका पब्लिक ट्रांसपोर्ट है वो,
use for the exemption notation only mean that the transportation should be open for public. किसके लिए open for public है? The private और public on, चाहे वो private हो चाहे public हो. Only exclusion is the transportation which is the predominantly for tourism purpose में है तो GST लगेगा. Such as a service by way of combined with the transportation. Some sightseeing है, food है, beverage है, music है, accommodation such and cruise. तो उनके ऊपर है. यानी पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, किसके लिए? पब्लिक के लिए है. किसके लिए? पब्लिक के लिए है. पब्लिक के लिए है. चाहे वो आपके कौन प्रोवाइड कर रहा है? ये यहां पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट आपके प्रोवाइड कर रहा है प्राइवेट सेक्टर, चाहे वो आपकी गवर्नमेंट दे रही है. ओपन फॉर पब्लिक है तो ये आपके चाहे ऑपरेट बाय पीएसयू ऑपरेट कर रही है या गवर्नमेंट कर रही है या प्राइवेट सेक्टर कर रहा है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला. ओपन फॉर पब्लिक तो भैया एग्जम्प्ट है. तो ये फेरीज दी जा रही है, तो एग्जम्प्ट रहने वाली है. लेकिन कंडीशन है वो पब्लिक के लिए, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन में तो एग्जम्प्ट है. तो ये चीज आपके यहाँ एग्जम्पशन वाले चैप्टर में दे रखे. तो स्टूडेंट मैंने पूरा का पूरा एग्जम्पशन वाला चैप्टर आपका कवर कर लिया इस लेक्चर के अंदर. पूरे के अंदर क्या इंक्लूड हुई है, क्या एक्सक्लूड हुई है, क्या अमेंडमेंट है, वो मैंने पूरा का पूरा इस चैप्टर के अंदर आए हुए कंसिडर कर लिया है. बाकी का जो और बच गए वो मैं कल आपको और रिकॉर्ड कराऊंगा. तो ये आपके जीएसटी के अंदर अच्छे स्टेचुरी अपडेट आए हैं, इनको आपको ध्यान में रखना है क्योंकि ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे. अभी के लिए स्टूडेंट थैंक यू वेरी मच.